चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी में चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे और साथ में आज हम पढ़ेंगे आपका जो है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध क्या होता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले देखो कल हमने जो है ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट यानी राज्य के विरुद्ध अपराध, हमने राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में बात की थी और आज हम बात करने वाले हैं लोक प्रशांति भंग के बारे में। ठीक है, लोगों को बोर्ड शो हो रहा है? ओके, चलिए देखो मैं आपको बता रहा था कल हमने पढ़ा था क्या, हमने कल पढ़ा था राज्य के विरुद्ध अपराधों के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, जिसमें हमने आपका यहाँ पर राजद्रोह तक जो है कंप्लीट कर लिया था। राजद्रोह के बारे में भी हमने यहाँ पर बात की थी। अब यहाँ पर जो है सेक्शन 121 121 से लेकर 130 तक मैंने आपको सारा बता दिया था। उसके बाद देखो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 को भी एक बार देख लेते हैं, फिर हम आते हैं आपका चैप्टर नंबर 8 पर। देखो चैप्टर नंबर जो 7 है, ये क्या कहता है, ये बात करता है आपका सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध। वायुसेना से संबंधित अपराध। देखो वैसे तो इस जो है चैप्टर में कोई इंपोर्टेंसी नहीं है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो है कोई भी आपका मुख्य परीक्षा यानी मेंस का क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन क्या है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी वो आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट सेक्शन के बारे में। तो देखो सेक्शन की बात करें, धारा की बात करें, तो सेक्शन जो है आपका 131 131 से लेकर आपका 140 तक जो है यहाँ पर आपका उन अपराधों के बारे में बताए गए हैं जो सेना, नौसेना या वायुसेना से संबंधित अपराध है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, उससे पहले चैप्टर 6 में क्या पढ़ा हमने, चैप्टर 6 में हमने पढ़ा राज्य के उन अपराधों के बारे में जो सेक्शन 121 से लेकर 130 तक था। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें हमने पढ़ा आपका सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के बारे में, जो कि आपका सेक्शन 131 से लेकर आपका 140 तक बताया गया है। इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, तो ये यहाँ पर इंपोर्टेंट है, इसमें जो है यहाँ पर इंपोर्टेंसी आपको दिखाई देगी। चैप्टर नंबर जो 7 है, सॉरी 8 है, ये क्या कहता है, ये कहता है लोक प्रशांति। ठीक है, लोक लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध, के विरुद्ध अपराध। इट मीन्स क्या है कि ऐसे अपराध जो क्या हो लोक प्रशांति यानी जनता को जो है, जनता की शांति को भंग करते हो, उसके संबंध में जो है चैप्टर 8 में बताया गया है। देखो चैप्टर 8 में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मैं आपको बता भी दे रहा हूं, आप इनको चाहे तो नोट डाउन भी कर लेना। चैप्टर 8 में जो है 3 चीजें कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है। एक तो आपका यहां पर बताया गया है किसके बारे में,
एक तो बताया गया है आपका विधि विरुद्ध जमाव के बारे में, पहला। दूसरा यहां पर कॉलम बनाओ बलवा, इसको बोलते हैं रॉयटिंग। और तीसरा है दंगा, जिसको बोलते हैं एफ्रे। ये तीन चीजें यहां पर आपको याद रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर जो है देखो, पहले नंबर पे यहां पे आता है कौन सा, विधि विरुद्ध जमाव। विधि विरुद्ध जमाव जो होता है वो कहां पर बताया गया है, तो देखो इसके लिए लिख लो आप सेक्शन धारा 141। अच्छा, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कितने मेंबर चाहिए बताओ, बताओ। जो विधि विरुद्ध जमाव होता है, अनलॉफुल जो असेंबली होती है, उसके लिए कितने व्यक्ति चाहिए, फिर कम से कम 5 तो or more person। 5 या अधिक व्यक्ति, ठीक है। 5 या अधिक व्यक्ति चाहिए विधि विरुद्ध जमाव के लिए। दूसरा यहां पर आता है आपका, दूसरा आता है बलवा, जिसको बोलते हैं रॉयटिंग। बलवा जो है वो धारा 146 140 बताया गया है, ठीक है। और बलवे के लिए कितने मेंबर चाहिए बताओ, सर कम से कम 2। बलवे के लिए भी आपका 5 और मोर, 5 या अधिक व्यक्ति। सेम। उसके बाद यहां पर बलवे के बाद आपका लास्ट आता है कौन सा, बलवे के बाद आपका लास्ट आता है दंगा। दंगा, दंगा जो है आपका किस सेक्शन में बताया गया है, दंगे को आपको बताया गया है 159 में, ठीक है। दंगे को आपको परिभाषित किया गया है 159 में। और दंगे के लिए कितने मेंबर की जरूरत होती है बताओ, हाउ मेनी मेंबर इन अ फ्रे, 2 या ठीक है, 2 या अधिक व्यक्ति। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर मैंने आपको बताया कि चैप्टर जो आपका नंबर 8 है उसमें आपको 3 बातें पढ़नी है। विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है, बलवा क्या होता है और दंगा क्या होता है। इसमें एक बात और भी है जो इसमें मैंने लिखवाने भूल गया, मैं लिखवा देता हूँ। जो दंगे, जो विधि विरुद्ध जमाव की दंड है, ठीक है, वो दिया गया है इसका 143। चाहे तो आप इस टेबल को बना सकते हैं, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो है काम आने वाली है, ठीक है। और जो दंड है आपका बलवे के लिए वो कहां पर बताया गया है, तो 147। उसी के साथ ही अगर दंगे की बात करें तो दंगे के लिए जो पनिशमेंट है, एफरे के लिए जो पनिशमेंट है वो कहां पर बताया गया है, ये बताया गया आपका 159 में। तो देखो, सॉरी 159 कह रहा हूं, 116। तो देखो इस प्रकार से आपको यहां पर याद रखना है कि अगर दंगा हो रहा है तो उसमें कितना दंड है, अगर आपका जो है विधि विरुद्ध जमाव है तो उसके लिए पनिशमेंट कहां पर बताया गया है, और अगर कहीं पर जो है बलवा किया जा रहा है तो उसके लिए पनिशमेंट कहां पर मेंशन किया गया है। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों चारे चीजें याद रखनी है। सभी ने यहां तक जो है बना लिया, क्या सभी ने बना लिया इसको बताओ, राइज योर हैंड, ठीक है। मैं फिर इसको हटाऊंगा ना, क्योंकि इसलिए कह रहा हूं, एक बार आप बना लो अगर बनाना है तो, फिर मैं इसको यहां से हटा दूंगा। सर देखो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी टेबल याद रखनी है।
इस टेबल के बाद देखो अब हमें पढ़ना है यहाँ पर सबसे पहला जो चैप्टर हमारा आता है वो आता है अनलॉफुल असेंबली। सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे हम अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। देखो अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, इसको अगर हम पढ़ें तो विधि विरुद्ध जमाव जो है सबसे पहले तो आपको पता है कि सेक्शन जो है आपका 141 में बताया है। सेक्शन जो है 141 आपका विधि विरुद्ध जमाव की बात करता है। अब विधि विरुद्ध जमाव होता क्या है, जमाव दो प्रकार के होते हैं। जमाव आपके जो है असेंबली जो है दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है विधि के अधीन और दूसरी होती है विधि के अधीन। यानी दो प्रकार के यहाँ पर जो है आपको असेंबली देखने के लिए मिल जाती है। पहली मैंने कौन सी बताई, पहले मैंने बताई विधिपूर्ण तरीके से और दूसरी मैंने बताई विधि विरुद्ध तरीके से। अब विधिपूर्ण तरीके से जो असेंबली होती है वो किस प्रकार की होती है बताओ। बताओ भाई, अगर मान लो यहाँ पर मैंने कहा है कि आप विधिपूर्ण प्रकार से कोई जमाव इकट्ठा कर लो तो वो किस प्रकार की असेंबली होगी। जैसे जैसे परमिशन लेकर के हम कोई जुलूस निकाल रहे हैं या कुछ। लॉफुल असेंबली क्या होती है। सर आपको आवाज आ रही है हमारी। कहीं मुझे आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों की, आप बोल रहे हो। एक बार चेक भी कर लेता हूँ। हाँ भाई मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे को आपकी आवाज नहीं तो मैसेज टाइप कर देना, ठीक है, मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा। 2 and more पर्सन देखो, हाँ बच्चों ने बता तो रखा है। पनिशमेंट भी लिखा अभी हम तो आप उसमें इसको ऐड ऑन कर पनिशमेंट को, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं विधि विरुद्ध जमाव के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया तो विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है। अगर हम बात करें विधि पूर्ण और विधि विरुद्ध जमाव की, तो विधिपूर्ण जमाव एक ऐसा जमाव होता है इसमें लोग भंग नहीं होती है, जो विधि के तौर तरीकों होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा जो है लेकिन क्या है यहाँ पर ऐसा जमाव करते हो जो जनता को अशांति करता हो, ठीक है, ठीक है, आप जो है क्या करते हो जनता को आतंकित करते हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ऐसा जमाव जो होगा, ऐसे जमाव के साथ क्या होगा, इसका एक बड़ा फॉर्मेट है जो आगे जाकर हम पढ़ेंगे जिसको हम बलवा कहते हैं, बलवा के बारे में। लेकिन पहले जो है विधि विरुद्ध जमाव के बारे में बात कर लेते हैं। मैं ही पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि मुझे तो आपकी आवाज आएगी नहीं, इसलिए मैं ही पढ़ के सुनाता हूँ। ये क्या कहता है सेक्शन 114 है क्या, 5 या अधिक का जमाव। देखो पहली बात तो यहाँ पर इंपोर्टेंट क्या है, आप रखना है 5 अधिक व्यक्तियों का जमाव। इट मींस पहली बात तो आपको यहाँ पर पता लग गया कि अगर क्या है यहाँ पर है तो उसके 5 या व्यक्ति का होना जरूरी है। पहली बात अधिक विधि विरुद्ध कहा जाता है उन व्यक्तियों का जिसने वह जमाव गठित किया हो सामान्य उद्देश्य। यह है पहली बात तो ये होने चाहिए जमाव के लिए। दूसरे ने क्या कहा इंपोर्टेंट कि उनका सामान्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। सामान्य उद्देश्य होना जरूरी है।
अगर 5 व्यक्ति है, उनका सामान्य उद्देश्य है कि उन्होंने जो है, पहली बात। दूसरा, उनका उद्देश्य हो किस बात को लेकर हो, चर्चा करेंगे। इसने क्या कहा है? इसने कहा कि सरकार को या किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जब किसी लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा है, हो अपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल द्वारा आतंकित करना। यानी देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, वो याद रखना, एग्जाम में आपसे कुछ पूछेगा तो इसका आपको आएगा अच्छे कि सेक्शन जो है आपका 140 आप कैलकुलेट होगी 5 अधिक व्यक्ति करके ऐसा काम करते हैं। फिर इसका वो क्या कहता है, फर्स्ट पैरा कहता है केंद्रीय सरकार को ऐसे लिखना आपको वहां पे कोमा करके, राज्य सरकार को या फिर आपका संसद को या फिर विधानमंडल को, राज्य विधानमंडल को जो है किसी कार्य कर रहा हो विधिपूर्ण का बल के प्रदर्शन द्वारा या तो बल के द्वारा, आपराधिक बल द्वारा या फिर आपराधिक प्रदर्शन, ठीक है, आपराधिक क्या उसको आतंक, उसको आतंकित करते हो। दूसरा इसने क्या कहा है कि किसी विधि के या किसी वैध आदेश के निष्पादन का प्रतिरोध करना। आप क्या कर रहे हो, विधि आदेश के निष्पादन का प्रतिरोध करना। आप क्या करते हो, लोगों का कोई विधि ने कोई आदेश दिया, उसके एग्जीक्यूशन क्या करते हो, प्रतिरोध करते हो। यानी क्या मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, बस सभी इसको मेरी आवाज सर आवाज ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है। बताओ भाई किस किस को मेरी आवाज साफ आ रही है, राइज योर हैंड। ठीक है, मान लो विधि ने कोई आप उस प्रतिरोध, तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि आपने जो है विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा ऐसा अपराध किया है। फिर ये कहता है क्या, किसी दृष्टि या आपराधिक अत्याचार या अपराध का करना। आप क्या कर रहे हो, दृष्टि, ठीक है, या फिर आपराधिक अत्याचार कर रहे हो या कोई अन्य अपराध करते हो, तो यहाँ आपने जो है विधि विरुद्ध जमाव में जो है हिस्सा लेकर किया। चौथा कहता है किसी व्यक्ति आपराधिक बल या अपराध को कब्जे में लेना। देखो 4 कहता है संपत्ति बल के द्वारा को कब्जे में लेना, ठीक है, आपने जो है संपत्ति को क्या किया है, कब्जे। उसके बाद
करना या उसको अडॉप्ट करना या किसी व्यक्ति के किसी माल या जल का उपभोग करने अधिकार या मूल अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता हो करना या किसी अधिकार या अनुअधिकार पर है। देखो इतनी बातें जो यहाँ पर लिखी गई है, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ वरना बहुत टाइम जाएगा, है अपराध है जो विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा किया गया है। कि आठवां कहता है द्वारा के लिए जिसे करने के लिए वैध रूप से आवृत ना हो या वो करने के लिए वैध रूप से हकदार हो विवश करना। कहने का मतलब ये है कि 5 में बताया गया है कि मान लो कोई व्यक्ति है लिए करने के लिए विधि द्वारा है, लेकिन आप उस कार्य को किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? ये बताओ। मैं सुन भी रहा हूं, समझ भी रहा हूं, ठीक है। ब्रेक कर रही है मतलब आ ही नहीं रही है। आयशा, सविता जी, रानी माया, सबको बात यार ब्रेक हो रही है। अच्छा रुको 2 मिनट रुको। मैं क्लास डिस्कनेक्ट करके दूसरी जगह जा रहा हूँ, ठीक है, वहां से करता हूँ। चलिए हम जो है, तो मैं आपको देखो यहाँ पर बता रहा था, समझ नहीं आया है, प्लीज पहले स्टार्टिंग से ही बता दो। स्टार्टिंग से चलो स्टार्टिंग से आते हैं और बताओ। देखो मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, हम जो है विधि विरुद्ध जमाव के बारे में पढ़ रहे थे, अनलॉफुल असेंबली के बारे में पढ़ रहे थे। अनलॉफुल असेंबली में देखो पहली बात तो आपको मैंने बताई थी कि यहाँ पर जो है 5, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा क्या है, उनका सामान्य उद्देश्य हो। और सामान्य उद्देश्य होने के अनुसार अगर जो नीचे 5 पॉइंट दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इनके अधीन कोई कार्य कहा जाता है तो कहा जाएगा कि ऐसा कार्य जो है यहाँ पर किसके द्वारा किया गया है, विधि विरुद्ध जमाव के द्वारा किया गया है। इतनी बात मैंने आपको इसमें बताई थी। फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि देखो यहाँ पर 5 लोग इकट्ठा होकर उनका जो है सामान्य उद्देश्य होना चाहिए, और वो सामान्य उद्देश्य के कार्य के जो है अग्रसर में कोई कार्य अगर करते हैं तो यहाँ पर कहा जाएगा कि वो विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा है। देखो इसका एक स्पष्टीकरण दिया गया है, ये कहता है कि कोई जमाव इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, बाद में विधि विरुद्ध हो सकेगा। यहाँ पर क्या है, जरूरी नहीं है कि जब ये 5 लोग इकट्ठा हुए हों तब इनका इंटेंशन जो है विधि विरुद्ध हो, लेकिन जब यहाँ पर क्या है, इनका इंटेंशन विधि विरुद्ध हो जाता है तो ऐसे जो है जमाव को क्या कहा जाएगा, यहाँ पर जो है विधि विरुद्ध जमाव कहा जाएगा। एक बार अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है सामान्य आश्रय, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन। अब ये बताओ, ये जो कॉमन ऑब्जेक्ट है इसको कहां पर डिफाइन किया गया है, बताओ।
अच्छा पहले बताओ कॉमन कॉमन इंटेंशन कहाँ पर डिफाइन किया गया है? 34। 34 आईपीसी की जो सेक्शन है 34 वहां पर जो है कॉमन इंटेंशन को जो है डिफाइन किया गया है। और कॉमन ऑब्जेक्ट को कहां पर किया गया है? 149। 149। जिसका जिसका आंसर 149 है वो गलत है, क्योंकि 149 में जो है डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, वहां पर तो क्या है, वहां पर बताया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए अपराध का दोषी होगा। यहाँ पर तो बताया गया है कि सामान्य उद्देश्य के अधीन जो व्यक्ति कार्य करेगा वो दोषी होगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि सामान्य उद्देश्य को परिभाषित नहीं किया गया कि सामान्य उद्देश्य की परिभाषा क्या है। इसको अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करोगे? तो देखो, सामान्य उद्देश्य जो होता है ये सामान्य आशय से बहुत डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे होता है? मैंने आपको बताया था कि सामान्य आशय में क्या होता है, यहाँ पर दो से अधिक व्यक्ति चाहिए, लेकिन सामान्य उद्देश्य के लिए 5 व्यक्ति को होना जरूरी है विधि विरुद्ध जमाव में। दूसरा क्या है, सामान्य उद्देश्य के लिए प्री प्लान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 5 लोग मिले, ठीक है, 5 लोग यहाँ पर मिले और मिलने के बाद क्या किया, मिलने के बाद जो है उन्होंने जो है जब वो मिले, जब उनका जो है कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनका जो जमाव था वो विधि विरुद्ध जमाव हो गया। वो यहाँ पर जो है विधि विरुद्ध जमाव का उसने जो है रूप धारण कर लिया, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि ऐसा जमाव विधि विरुद्ध जमाव है। इतनी बात देखो यहाँ पर आपको याद रखनी है। देखो यहाँ पर लिखा भी है, स्पष्टीकरण में कहते हैं कोई जमाव इकट्ठा होते समय विधि विरुद्ध नहीं था, बाद में विधि विरुद्ध हो सकता है। और ये भी जरूर नहीं है कि कोई जमाव इकट्ठा होते समय ही विधि विरुद्ध हो, वो बाद में भी हो सकता है। फिर यहाँ पर कहा गया है कि विधि विरुद्ध जमाव होने के लिए 5 या अधिक व्यक्तियों को होना आवश्यक है। मैंने आपको बता दिया है। देखो, एक यहाँ पर जो है लिखा है सामान्य उद्देश्य। देखो, सामान्य उद्देश्य को संहिता में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। यहाँ पर जो कॉमन ऑब्जेक्ट होता है इसको संहिता में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। सदस्यों के बीच वही उद्देश्य होना चाहिए, अर्थात सभी को ज्ञान और सभी को उद्देश्य सहमत हो। केवल क्या है, उनको ज्ञान होना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसका हमारा जो है क्या जो है इंटेंशन है, और साथ में जो है सभी जो है ऐसा कार्य करने के लिए क्या हो, सभी ऐसा कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं। अगर इस प्रकार सभी जो है सहमत हुए हैं तो यहाँ पर कहा जाएगा कि वो विधि विरुद्ध जमाव का हिस्सा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं, इसमें एक केस लिखो, मोती दास 1954। मोती दास 1954 SC सुप्रीम कोर्ट के बाद में धारित किया गया कि एक जमाव जो आरंभ में विधि अनुकूल था, यानी विधि के लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, एक जमाव जो आरंभ में विधि अनुकूल था, अपने सदस्यों के बाद में किए गए कार्यों द्वारा विधि विरुद्ध में परिवर्तित हो सकता है। विधि विरुद्ध में परिवर्तित हो सकता है। आरंभ से विधि के अनुकूल, उससे आगे बोलते अनुकूल था, आरंभ में विधि के अनुकूल था, अपने सदस्यों के बाद में किए गए कार्यों द्वारा विधि विरुद्ध में परिवर्तित हो सकता है। विधि विरुद्ध में परिवर्तित हो सकता है। सेकंड लिखो, करतार सिंह 1961। करतार सिंह 1961
61 के बाद में कहा गया कि विधि विरुद्ध जमाओं के लिए 4 से अधिक कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 4 से अधिक कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एवं यह भी आवश्यक है कि यह उद्देश्य दूसरों के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। परंतु 5 से कम की सजा अवैध होगी। देखो इसमें केस में क्या कहा गया है करतार सिंह के मामले में यहाँ पर बताया गया है कि देखो विधि विरुद्ध जमाओं के लिए 5 सदस्य होने जरूरी है। एक बार क्या हुआ, एक केस था उसमें 5 व्यक्ति थे। ठीक है, उनमें से क्या हुआ, उनका जब अभियोग चला जा रहा था तो उसमें से एक व्यक्ति को क्या हुआ, एक व्यक्ति उसमें बरी हो गया और 4 के लिए विधि विरुद्ध जमाओं के लिए उसको दंडित किया गया। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विधि विरुद्ध जमाओं के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अगर किसी मामले में 5 व्यक्ति नहीं है तो वहां पर उसको विधि विरुद्ध जमाओं के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। ये बात इस केस में बताई गई थी जो इंपोर्टेंट थी। अब इसके केस का नाम लिखो, बालादीन वर्सेस राज्य। सर बालाधीर, बालादीन, बाला और दीन। बनाम राज्य, AIR 1956 SC। के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि जमाओं के स्थान पर दर्शक के रूप में व्यक्तियों के इकट्ठा हो जाने से विधि विरुद्ध जमाव नहीं हो जाता है। देखो यहाँ पर बताया गया है कि मान लो किसी मामले में कोई वहां पर जमाव इकट्ठा हो, लेकिन ऐसे जमाव के इकट्ठा होने से क्या है, विधि विरुद्ध जमाव आपका गठित नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। क्योंकि देखो केवल मान लो कोई व्यक्ति खड़ा होकर देखता है कि भाई यहाँ पर लड़ाई हो रही है और वो तो बेचारा खड़ा देख रहा था, उसको पकड़ लिया कि भाई तुम भी क्या हो,
तुम भी जो है इसमें शामिल हो, तो ऐसा नहीं होगा। ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। हाँ, अगर वो उसमें हिस्सा ले रहा है, उसका पार्ट बना हुआ है, तब तो एक कंडीशन अलग है। लेकिन अगर वो इस प्रकार उसका पार्ट नहीं है, तो इट मीन्स क्या है, वो यहाँ पर जो है आपका दंडित नहीं किया जाएगा। इस केस में बताया गया है। जैसे कि एक केस में क्या हुआ कि कुछ लोग लड़ रहे थे, तो वहां पर जो है 2-3 लोग जो है खड़े होकर देखने लगे। तो जब खड़े होकर देखने लगे, तो जब पुलिस वाले आए, तो पुलिस वालों ने क्या किया, उन व्यक्तियों को भी यहाँ पर अरेस्ट कर दिया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो व्यक्ति मात्र खड़े होकर देख रहे हैं या भीड़ का हिस्सा है और केवल ऐसे बातें वो घटना हो घटना देखते हैं, तो उनको यहाँ पर जो है आप क्या नहीं करोगे, उनको यहाँ पर आप जो है विधि विरुद्ध जमाव के दंडित नहीं करोगे। 21 और लिखो, विशंबर भगत वर्सेस राज्य। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो।